हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लूसेंट की बुक से हम जीके कवर कर रहे थे, जिसमें कि हम हिस्ट्री का पार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर रखे हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो आप जाकर देख सकते हो। और लूसेंट की जीके बुक की सीरीज़ में आज हम बंगाल के गवर्नर्स देख रहे थे, तो उसमें काफ़ी कुछ रह गया था, तो हम वो कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 1857 की क्रांति देखेंगे एंड देन हमारा हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो इस बुक में दिए हुए हैं, जो हमें पढ़ने हैं, तो हम सारे कवर करेंगे। तो इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा तो चीज़ें समझ आएंगी। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट मैं डालती हूँ, तो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो और वीडियोज़ अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये और भी एस्पिरेंट्स तक पहुंच सके। और हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे उसके लिए कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल के गवर्नर्स हम देख रहे थे, जिसमें हमें काफ़ी देख चुके हैं पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। आप जाके चेक कर सकते हो। आज मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से, सर जॉन मैकफर्सन, ठीक है। सर जॉन मैकफर्सन, जिनका कार्यकाल 1785 से 1786 ईस्वी तक था, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये टेम्पररी थे, अस्थायी थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो 1786 से 93 और फिर 1805 ईस्वी तक में इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। 1786 से 93 तक और फिर 1805 में फिर से ये इनका कार्यकाल चला। तो इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, नियुक्त की थी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया इन्होंने, है ना। ये भी याद रखिएगा। ऐसे बीच बीच में कोई भी पॉइंट उठाकर क्वेश्चन बनाकर दे सकता है, तो हमें एक एक लाइन पढ़ना होगा, तो ये हमारे लिए बेटर होगा। जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर की उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया, ठीक है। फिर हम और देखेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट्स है, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इसके अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया, ठीक है। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, ठीक है। भारतीय कलेक्टर के साथ देखिए कैसे भेदभाव किया जाता था ना, इन्हें इससे इन सब से ऊंचा पद कभी भी नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू हुई थी, 1793 में, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% भाग कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना होता था। देखिए कैसा मतलब होता था ना उनके साथ, 90% भाग उन्हें देना था कंपनी को और सिर्फ 10% के ही वो खुद हकदार हुआ करते थे। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी थी, ठीक है। जो भू राजस्व वसूल करते थे ना अंग्रेज लोग उस टाइम, तो उसको वसूल करने की 2 व्यवस्थाएं की गई थी, जिनका नाम था रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब ये क्या है इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप में किए गए लगान समझौते को कहा गया है, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल ज़िला में पहली बार कर्नल रॉड द्वारा लागू की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी, है ना। किनके द्वारा ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, याद रखिएगा। और कब, 1792 में।
फिर 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और फिर इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1898 में 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। अब देखिए इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी, निम्नलिखित थी, ये देख सकते हो। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, है ना। इसका जो फीचर्स था ये व्यवस्था का, ये विशेषताएं जो क्या क्या थी तो देख सकते हो। इसमें सरकार और किसान के बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं था, ठीक है। भूमि का स्वामित्व किसान को दिया गया था जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे, विक्रय मतलब सेल ना कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त कर ली जा सकती थी और लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी, है ना, 30 साल बाद। राजस्व के रूप में किसान को उपज का सिर्फ हाफ भाग ना 1/2 भाग ही देना था जो धन के रूप में देना होता था। तो ये तो हो गया रेतवाड़ी व्यवस्था, है ना। अब महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, तो महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया, है ना। डायरेक्ट नहीं लेते थे, इन्हें आधार बनाते थे, मुखिया को या लंबरदार को। तो 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। देखिए दोनों व्यवस्था कब कब प्रारंभ की गई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह व्यवस्था गंगा की घाटी आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया और इस व्यवस्था का जन्मदाता हार्ट मैकेंजी थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि कौन इस व्यवस्था को किसने चालू किया था ना, हार्ट मैकेंजी। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन को 2/3 भाग था और बाद में इसे घटाकर उसके उत्पादन का हाफ भाग ना 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं भू राजस्व संग्रह करने की विधियाँ, ठीक है। भू राजस्व जो संग्रह की जाती थी उसकी क्या क्या विधियाँ थी, तो देखिए ज़मींदारी, रेतवाड़ी और महलवाड़ी, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि में ज़मींदारी का 19%, रेतवाड़ी 51% और महलवाड़ी 30% दिया जाता था। पक्ष देख सकते हो, ज़मींदार, ज़मींदारी का ज़मींदार, रेतवाड़ी किसान और महलवाड़ी का मुखिया या लंबरदार होते थे। फिर योजनाकार ये देख सकते हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन सोर थे, इसमें रीड टॉमस मुनरो थे और इसमें होल्ट मैकेंजी थे, ठीक है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, तो ये भी याद रखने वाली पॉइंट है कि कॉर्नवालिस नागरिक सेवा का जनक किसे कहते थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर जॉन शोर। इनका कार्यकाल 1793 से 98 ईस्वी तक रहा। इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई, ठीक है। अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, सर जॉन शोर ने। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो जो न्यूली मतलब फीमेल चाइल्ड होते थे, है ना, उनकी हत्या कर दी जाती थी, है ना। तो उसमें उसको कोई मतलब अपराध उस टाइम नहीं माना जाता था, पर इनके आने के बाद इनके कार्यकाल में ही एक नियम लागू किया गया, बंगाल नियम, ठीक है, 21, जिसके तहत जो भी नवजात कन्याओं का हत्या करते थे उनको भी फिर अपराध घोषित कर दिया गया, है ना। पहले उसे अपराध नहीं माना जाता था, पर फिर इनके आने के बाद उसे अपराध घोषित कर दिया गया। फिर है लॉर्ड बेलीजली, जिनका कार्यकाल था 1798 से 1805 ईस्वी तक। इसने सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की ना। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की, लॉर्ड बेलीजली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलीजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो इनसे पहले भी किया था किसी ने, तो वो कौन थे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। सहायक संधि करने वाले राज्य क्या क्या थे, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर, ठीक है। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। फिर टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में
नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलीबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, है ना। जो लॉर्ड बेलिजली थे, ये अपने आप को क्या कहते थे? बंगाल का शेर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ 1805 में, परंतु सिगरीज की मृत्यु भी हो गई। फिर है सर जॉर्ज वालो। इनका कार्यकाल 1805-1807 ईस्वी तक रहा। 1806 में वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। तो सिपाही विद्रोह जो है वो 1806 में जो हुई अभी उसके से संबंधित है, वो सर जॉर्ज वालो से। फिर है लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिनका कार्यकाल 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई ना। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड मिंटो प्रथम के ना। इसी के समय चार्टर एक्ट जो 1813 ईस्वी में हुआ था वो पारित हुआ था, है ना। चार्टर एक्ट कब पास हुआ था? 1813 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मिंटो प्रथम के। फिर है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक रहा। और इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, 1814 से 16 तक हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ, है ना। तो संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ ना। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत कब हुआ, कैसे हुआ? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑप्शन ऐसा कुछ देगा तो आप देख सकते हो, इसको टिक करना। संगोली की संधि के द्वारा, है ना, आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं के में वाशिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है उन्होंने ही मराठों की संधियों को मतलब फाइनली ख़त्म किया था। और इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। और इसी के समय में 1822 ईस्वी में टेनेक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, है ना। दोनों एक ही है। टेनेक्सी एक्ट जो है वो इन्हीं के समय में लागू किया गया 1822 में। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट, जिनका कार्यकाल 1823 से 28 तक रहा। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानजबू की संधि हुई। फिर 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद रखने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं उठ के, इसलिए हम लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं, सो दैट कुछ भी इम्पोर्टेंट इसमें समझ आ रहा है उसे आप नोट डाउन करते चलो, है ना। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है हमें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था ना। ये भी याद रखिएगा ना। भारत का जो पहला आपका गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ओके। फिर राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो याद रखिएगा, सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, ठीक है, लेकिन सफल ये रहे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने पूरी तरह से इस प्रथा को ख़त्म कर दिया था। फिर बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। ठग देवी काली की पूजा करते थे ना, तो ये ठगी प्रथा जो है इसको भी समाप्त करने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1830 में इन्होंने इस ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था।
फिर सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, इन्हीं के समय में अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया और इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया और इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, है ना। इस भेदभाव को भी यही रोके थे और इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या काम किया था आप देख सकते हो, पॉइंट वाइज सारे इंपॉर्टेंस है तो देख सकते हो आप, नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1835 से 36 तक रहा। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया और इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ना, याद रखिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को। फिर है लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका कार्यकाल 1836 से 42 तक रहा। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, है ना, इन्हीं के समय में हुआ था। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था, बनवाया नहीं था, मरम्मत करवाया था ना, याद रखिएगा। फिर इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से प्रदान की गई थी ना। तो ये भारतीय स्टूडेंट्स जो थे उनको डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति जो है इन्होंने ही दिलवाई थी, लॉर्ड ऑकलैंड ने ना, ब्रिटिश संसद से। फिर है लॉर्ड एलिनबरो, 1842 से 44 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। रविवार को छुट्टी की शुरुआत जो 1843 से हुई थी ना, रविवार की छुट्टी 1843 से हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में ना, ये भी याद रखिएगा। जो रविवार को आज भी हम हॉलीडे मानते हैं ना, तो ये इसका शुरुआत किसके समय में हुआ था, लॉर्ड एलिनबरो के समय में ना, 1843 में। लॉर्ड हॉर्डिंग, जिनका कार्यकाल 1844 से 48 तक रहा और इसके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इनके कार्यकाल में और इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। इसने नरबली प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था ना, लॉर्ड हार्डिंग ने। फिर है लॉर्ड डलहौजी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यकाल 1848 से 56 तक रहा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, है ना, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को बेच दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी में, फिर दूसरा आपका चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 में और तीसरा युद्ध गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य कौन कौन से थे, सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 54 में। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 18वीं सदी में अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया।
ठीक है। जो वुड डिस्पैच है इसको लागू किसने किया था? डलहौजी ने। और इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1897 में तीनों प्रेसिडेंशियो कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है ना। जो रेलवे का जनक, जनमाता जनक बोल सकते हो, कौन है? लॉर्ड डलहौजी ही थे, ठीक है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की प्रथम रेल चलाई गई थी ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रेलवे का ही तैयारी कर रहे हो जो एस्पिरेंट्स, उन्हीं के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है रेलवे से संबंधित जानकारी रखना, ठीक है। तो सबसे जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी बम्बई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 में, ये किसने किया था? ये लॉर्ड डलहौजी ही करवाए थे ना। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ 1854 में। ये भी लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में हुआ। इसके पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई और इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई ना। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे नोट डाउन करते चलिए। आप क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हो, तो आप इसको जितना हो सके नोट डाउन कीजिए, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रिवीजन में। 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई, ठीक है। तो और हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। तो ये हमने देखा बंगाल के गवर्नर्स के बारे, काफ़ी कुछ हमने कवर किया आज इस वीडियो में। लॉर्ड डलहौजी के का भी जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था हमने वो भी देख लिया, उनके कार्यकाल में क्या क्या काम किया उन्होंने, सारे कुछ देखे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे लॉर्ड, जैसे लॉर्ड कैनिंग है, फिर और भी कुछ है, लॉर्ड एल्गिन है ना, सबके बारे पढ़ेंगे। तो और फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करना, और चैनल पे बने रहे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको और भी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टैटिक जीके के भी मैं वीडियोस डालती हूँ, आप वो भी जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ठीक है, तो वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे हम एंड देन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा हमारे चैनल पे, तो अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।